ऐसा नहीं लगता कि आपने परीक्षाएं दी और उसके बाद जो है चुरानी गांव का जो एक युवा जो है वो टॉप कर लेता है? कि हमारे गांव लेवल पर जहां हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, पालन पोषण हुआ, ऐसा माहौल होता है कि लोग या तो टीचर बनते हैं या फौज में जाते हैं, और जो लोग मतलब उसके बाद छूट जाते हैं वो लोग अदर जो जॉब है उनको वो ढूंढते हैं और उनमें ऑप्शन देखते हैं। किस्सा है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत से जुड़ा हुआ, बेहद ही दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि जब उन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी तो उनका गीत ही जो है उस परीक्षा में लिख दिया, और उनकी उस गीत को लेकर जो है बड़ी तारीफ आज भी होती है। जो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है और किस रूप में है, तो मैंने उसकी जो प्रस्तावना थी वो मैंने इसको जो हमारे गढ़वाल के गढ़ रत्न लोकप्रिय गायक जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनकी उन दिनों बहुत चल रहा था वो कि माछू पानी पींद नहीं दिखे, पंछी डाला सींद नहीं दिखे, और खांदो तुझे भैये पर कभी खांद नहीं दिखे। वो उसको मैंने कोट करते हुए अपना फिर जो है लिखना शुरू किया। तो बाद में ये जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे जब पूछा गया तो मुझे अचानक से ही याद आया था, तो मैंने उस समय भी ये कोट किया था। आज बात एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने मन में जो ठान लिया उसे कर कर ही दम लिया। बात तब से शुरू होती है जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में आता था, और उत्तर प्रदेश के उन सरकारी स्कूलों से ये कहानी शुरू होती है। उन सरकारी स्कूलों से एक ऐसा सफर शुरू होता है जो सफर चाहता है कि समाज में कुछ बदलाव हो, उत्तराखंड में कुछ बदलाव हो, और उस बदलाव को लेने की ताकत खुद में होनी चाहिए, ये संकल्प भी लिया। इसीलिए पहले शुरुआत की सरकारी स्कूल से और आगे बढ़ते चले गए। समाज के बदलाव के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षकों की, और वही शिक्षक बनकर उन्होंने अपना एक रोल भी निभाया। फिर आगे बढ़े तो ये सोचा कि समाज में बदलाव करने के लिए एक ताकत खुद के पास होनी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने तैयारी की, एक ऐसी तैयारी जिसके लिए पूरी जी जान लगा दी, और उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो उत्तराखंड में पीसीएस के टॉप रैंक हासिल करते हैं। अब वो ताकत आ चुकी थी कि एक बदलाव समाज में करना है, और अपने उसी समाज में बदलाव की सोच को लेकर वो आगे बढ़ते चले गए, और आज वो एक एसडीएम के पद पर रहते हुए, उत्तराखंड के कई जिलों में रहते हुए एक बदलाव की जो एक शुरुआत कर रहे हैं। समाज के लिए जो जरूरत होती है, वो जो उन्होंने संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। तो शख्सियत है जिनकी शख्सियत के साथ जुड़ता है समाज सेवा का भाव, उनकी शख्सियत के साथ जुड़ता है एक शिक्षक की भूमिका, उनकी शख्सियत के साथ जुड़ती है एक ऐसे एसडीएम की भूमिका जो समाज में एक बदलाव करना चाहते हैं। जी हां, हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका नाम है एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी जी, और आज संवाद 365 में वो हमारे साथ हैं। तो नमस्कार आप सभी का, और आइए हम स्वागत करते हैं एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी का संवाद 365 के स्टूडियो में, और हमारे खास कार्यक्रम संवाद की बात आपके साथ में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के उस दौर में, उत्तराखंड में उतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आपने उस दौर के सरकारी स्कूलों में जो है अपना एक संकल्प साध लिया था कि मुझे समाज में एक बड़ा बदलाव करना है। उसके बाद से सफर जारी रहा, और आज अभी प्रतिष्ठित पद पर जो है समाज सेवा कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में रहते हुए जो है एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें समाज के अंतिम गांव तक पहुंचाने की। पहले तो सबसे पहले देखिए, जो संकल्प आपने लिया था, एक ज़ील होता है आदमी के मन में उसे पूरा करने का, वो आपने पूरा किया। उस संकल्प के बारे में बताएं कि सिर्फ यही भाव क्यों कि समाज सेवा करनी है, पहले शिक्षक और अब एक एसडीएम के तौर पर? हाँ, मैं जो है मेरा जो गांव का प्रवेश रहा है वो डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में रिखनी खाल ब्लॉक है, लैंसडाउन तहसील हुआ करती थी। वहाँ से हम लोगों ने जो है वो किया। अब रिखनी खाल खुद में तहसील बन चुकी है। प्राइमरी की एजुकेशन वहाँ ली। उसके बाद 6वीं से लेकर के 12वीं तक मेरे पिताजी एक इंटर कॉलेज में पौड़ी से नज़दीक सीकू खाल में टीचर थे, तो हम लोग क्लास 6 से जो है वहाँ पर पढ़ाई के लिए आ गए। और माँ हमारी गांव में रहती थी, और मेरा बड़ा भाई और मैं और हमारी बुआ जी का लड़का, हम तीनों रहते थे। तो खुद ही जो है काम का वितरण इस तरीके से था कि कोई झाड़ू लगाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई खाना बनाता था, इस तरीके से काम बटा हुआ था। तो क्लास 6 से ही हम, मतलब 11 साल का बच्चा रहा होगा,
तो गांव से निकल गए और पढ़ाई के लिए निकले। तो कुछ पढ़ाई के साथ साथ हमारे पिताजी ने सोचा होगा कि घर से त्याग कर रहे हैं तो मतलब कुछ बनेंगे भाई यहाँ से निकल के। तो उसी परवेश में हम लोगों ने पढ़ा, पूरा संघर्ष करते हुए। शुरुआत में आप जानते हैं कि जो घरेलू गैस सिलेंडर भी नहीं हुआ करते थे, और लकड़ी के आग में या तो खाना बनता था या तो स्टोव हुआ करते थे। स्टोव भी दो टाइप के होते, एक बत्ती वाले होते थे और एक जो है बर्नर वाले होते थे। उनमें जो है हम लोग खाना बनाया करते थे। गांव में पानी जो है घर घर नल की योजना नहीं थी तब, जो है नीचे से लाते थे और बहुत दूर से लाना होता था, तो उसी में बहुत समय जाता था। स्कूल थोड़ा टॉप में था, तो वहाँ से हम करीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर रहा करते थे गांव में। तो वहाँ से डेली आना जाना, इस तरीके से एक संघर्षशील जीवन रहा। और कॉलेज में फिर हम कोटद्वार आए, कोटद्वार से आगे बढ़ते हुए फिर देहरादून पहुँच गए, तो देहरादून के कॉलेजों में भी पढ़ा और फिर शिक्षा में आए। शिक्षा के बाद फिर प्रशासनिक में आया। तो पूरा एक जीवन की यात्रा में ही संघर्ष रहा। तो उसको देखा है, समझा है, तो इसलिए समाज को भली भांति जानते हैं कि क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए। संघर्ष का जो भाव आपने देखा कि वो संघर्ष को थोड़ा कम किया जाए पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ का जीवन बेहद ही संघर्ष भरा होता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने शुरुआत की एक शिक्षक के तौर पर आप रहे हैं और आप जो है एक एसडीएम के तौर पर अपनी जो है आप जो है सेवाएं दे रहे हैं, यही जानना चाहेंगे कि पीसीएस का टॉपर बनना और एक चुरानी गांव में जहां पे आप थे वहां से तैयारी, एक सोचना कि हाँ मेरे को एक जो है सिविल सेवा की परीक्षाओं में जाना है, और ऐसा नहीं लगता कि आपने परीक्षाएं दी और उसके बाद जो है चुरानी गांव का जो एक युवा जो है वो टॉप कर लेता है, एक सपने के पूरा जैसे नहीं हुआ कि, या फिर इसे ये कह सकते हैं कि आपने जो संघर्ष किया था उसका जो है 100% फल आपको मिला है? अब इसको यही कह सकते हैं आप। और मैं तो ये कहता हूँ कि शुरुआत में हमारे पहाड़ के बच्चों के अंदर ही ऐसा कोई सपना नहीं होता है कि वे प्रशासनिक सेवा में जाएं और अन्य सेवा में जाएं, क्योंकि हमारे गांव लेवल पर जहां हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, पालन पोषण हुआ, ऐसा माहौल होता है कि लोग या तो टीचर बनते हैं या फौज में जाते हैं, और जो लोग मतलब उसके बाद छूट जाते हैं वो लोग अदर जो जॉब है उनको वो ढूंढते हैं और उनमें ऑप्शन देखते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। हमने गांव में पढ़ाई की, शुरुआत में हम ऐसे समाज में रहे, या तो आप फौज में जाइए या टीचर बन जाइए, तो हम टीचर बन गए, टीचर के लड़के थे तो टीचर बन गए। लेकिन बाद में जब मैं मुझे याद है कि 2006 में मैं 2005 में मैं डिग्री इसमें इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन गया था। उसके बाद मैं सर्व शिक्षा अभियान में मेरा चयन हुआ। तो जब सर्व शिक्षा अभियान में आया तो देहरादून पोस्टिंग हुई, तो काफ़ी अधिकारियों के साथ उठना बैठना हुआ, कई मीटिंगों में गए, सेमिनार में गए, वर्कशॉप हुई उसमें गए, तो कुछ सोचने समझने की क्षमता और दायरा बढ़ने लगा। इसी बीच जो है यहाँ देहरादून में कुछ एजुकेशन गारंटी स्कीम्स के सेंटर चल रहे थे और ऑल्टरनेटिव एजुकेशन और इनोवेटिव सेंटर भी चल रहे थे। वो बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं और स्कूल नहीं जा पाते, उन बच्चों को स्कूल जोड़ने की वो थी। तो मेरे को जिम्मेदारी दी गई थी नगरों की, तो मैंने सर्वे करवाया। कल्याण सिंह रावत जी जो मैती आंदोलन के प्रणेता है, वो मेरे साथी थे ऑफिस में, तो हम सब ने जो है जाकर के उसको सर्वे किया। सर्वे करने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाया और उस पर काम किया कि गरीब बच्चों को किस तरीके से हम शिक्षा की मुख्य धारा में ला सकें। और एक नया इनोवेशन दिया पहल योजना के नाम से, और उसमें ये कहा कि जितने भी देहरादून में प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो प्राइवेट स्कूल जो है यदि गरीब बच्चों को 2-2 4-4 ले लें, तो जो ये भीख मांग रहे हैं, कूड़ा बीन रहे हैं और सपेरों के रूप में काम कर रहे हैं, आवारा घूम रहे हैं, और नदी नालों में आप देखते होंगे रिस्पना में, विंदाल में इधर उधर मटकते रहते हैं, टहलते रहते हैं, उन सबको जो है स्कूलिंग मिल सकती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ला करके हम आए थे पहली बार। उसको पहले जो है हमने वाउचर स्कीम नाम दिया था, बाद में जो है पहली योजना हुआ, और तत्कालीन जो राज्य परियोजना निदेशक महोदय थे डॉक्टर भूपेंद्र कौर औलख मैडम, उनको ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा, उन्होंने उस पर बढ़ चढ़कर काम किया। और इस तरीके के हमने प्राइवेट स्कूलों से बात की, प्राइवेट स्कूल कुछ राजी हुए, नहीं हुए, और जो राजी हुए वहाँ हम बच्चों को लाते गए, और देखते देखते हमने 2 महीने के अंदर 500 बच्चों को जो है गली कोचे से जो भीख मांग रहे थे, कूड़ा बीन रहे थे, उन बच्चों को स्कूल भर्ती किया। यहाँ से हमारी शुरुआत हुई
आगे बढ़ने की। दूसरा क्या हुआ कि जो मलिन बस्तियों में जो ये सेंटर चल रहे थे एजुकेशन गारंटी और उसके सर्व शिक्षा के, उनमें मैंने निरीक्षण किया तो निरीक्षण करने में पाया कि लगभग 55 सेंटर में से 49 के लगभग सेंटर मतलब नियमानुसार नहीं चल रहे हैं। या तो वो बंद पाए गए या उनमें छात्र की कम थी या पढ़ाई का लेवल, ये सब कुछ चीजें जो मानक थे उसके। तो उसको लेकर के मैंने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई थी। तो तत्कालीन जो जिलाधिकारी महोदय थे डॉक्टर राकेश कुमार सर देहरादून के, उनसे हम लोग क्योंकि अध्यक्ष होते हैं डीएम जिला शिक्षा परियोजना समिति के, तो हमारी जिला परियोजना अधिकारी और हम मिले थे और रिपोर्ट रखी थी कि ऐसी ऐसी स्थिति है। और मैंने अपने कैमरे से, सोनी का कैमरा था मेरे पास, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी रिकॉर्डिंग के दौरान, निरीक्षण के दौरान। तो मैंने पूरा साक्ष्यों के साथ पुटअप किया कि ये जो 49 सेंटर हैं बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं और इनमें जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय ने संस्तुति दी और उन पर जो है कार्रवाई हुई। तभी जिलाधिकारी महोदय ने मुझे कहा था कि आप जो है सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कीजिए। थोड़ा बहुत भाव तो हमारे अंदर पहले से भी आने लगा था जब अधिकारियों के बीच उठ बैठ रहे थे। और फिर सर ने भी कहा कि यार तुम मेरे इतने सिस्टम में इतने लोग हैं, एक सेंटर नहीं पकड़ पाए। तो इस तरीके के जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि मतलब इतना हमारा सिस्टम में इतने लोग हैं और एक भी सेंटर नहीं पकड़ पाए हम लोग, और आप एक नए लड़के हो और आपने इस तरीके से 49 का एकदम रिपोर्ट रख दी और प्रूफ के साथ रख दी। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी और दी गई, फिर दोबारा हुआ, फिर उसमें भी इस तरीके से पकड़ी गई। तो वहाँ से भी मतलब जो फिर उन पर कार्रवाई हुई, तो मुझे मतलब एक तरीके से वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिला। और सर ने भी कहा कि भाई आपको आना चाहिए इसमें। और औलख मैडम के साथ भी हम लगातार संपर्क में रहे, उनकी कार्यशैली से बड़ी प्रभावित रहे। तो उच्च अधिकारी से यदि कोई प्रभावित होता है तो नीचे वाला उनको अपना आइडियल मानने लगता है और फिर उस पर सोचता है कि मैं भी इस तरह आऊँ तो कैसा रहेगा। यहीं से शुरुआत हुई, गांव का लड़का जो है यहाँ तक पहुँचा है। तो पीसीएस टॉपर बने, लेकिन उसके साथ भी जो है शैलेंद्र जी के साथ जो है किस्सा जुड़ा हुआ है, और किस्सा है नरेंद्र सिंह नेगी जी के गीत से जुड़ा हुआ। बेहद ही दिलचस्प किस्सा है, क्योंकि जब उन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी तो उनका गीत ही जो है उस परीक्षा में लिख दिया, और उनकी उस गीत को लेकर जो है बड़ी तारीफ आज भी होती है। आइए जानते हैं कि वो क्या कहानी है और कैसे उनके मन में आया कि नरेंद्र दा का जो है गीत जो है वो अपनी पीसीएस की जो है परीक्षा में लिख दे। हाँ, जब वो हमारा एग्ज़ाम हो रहा था तो मेंस एग्ज़ाम में पूरा डिटेल से लिखना पड़ता है, शब्द सीमा रहती है। तो उसमें श्वेत वसन अपराध, वाइट कॉलर क्राइम के बारे में आया था कि जो वाइट कॉलर क्राइम क्या है और किस रूप में है। तो मैंने उसकी जो प्रस्तावना थी वो मैंने इसको जो हमारे गढ़वाल के गढ़रत्न लोकप्रिय गायक जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनकी उन दिनों बहुत चल रहा था वो कि माछू पानी पींद नहीं दिखे, पंछी डाला सींद नहीं दिखे, और खांदो तुझे भैये पर कभी खांड नहीं दिखे। वो उसको मैंने कोट करते हुए अपना फिर जो है लिखना शुरू किया। तो बाद में ये जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे जब पूछा गया तो मुझे अचानक से ही याद आया था, तो मैंने उस समय भी ये कोट किया था। और दूसरा वाक्य है कि जब मेरा इंटरव्यू के लिए चयन हुआ और इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो उस पर एक बात था कि उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं और उत्तराखंड में क्या होना चाहिए उसको लेकर के क्या दशा है, उसको लेकर के भी नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना जो है वो पूरी उत्तराखंड की कथा व्यथा को बता लेता है कि जो जिसमें वो कहते हैं कि जो है हमारा पहाड़ में जो है जो प्लान हो रहा है कि शराब का चलन है, इसका चलन है। तो वो सारी चीज़ें कोट करके मैंने उन गीतों को सुना और पूरी थीम बेस बना करके जब गया तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी जब उत्तराखंड की बातें आई और मैंने इस तरीके से थोड़ा सा एक एक दो लाइनें बोली और उनको लेकर के विस्तृत वो किया, तो हर कोई रहा कि मतलब जड़ों से जुड़ा हुआ जो है ये प्रसंग आता है जब, और उसका लिंक जो है पूरे समाज से और परीक्षा से उससे जुड़ता है तो उसका वैल्यू कुछ और हो जाती है, वजन कुछ और बढ़ जाता है। कहते हैं कि किसी के भी जीवन में माता पिता का जो है उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहती है, खासकर माँ की, क्योंकि माँ पहली शिक्षक रहती है आपके जीवन की। उनका रोल किस तरीके से रहा, उनकी भूमिका किस तरीके से रही आपको आगे बढ़ाने में? पहाड़ का संघर्ष वैसे ही बहुत जो है कठिन रहता है। आपने बहुत संवेदनशील विषय को रखा। माँ का जीवन तो बच्चे को इसी समर्पित होता है, और आप मान के चलिए कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ ने तो पूरा अपना जीवन जो है गांव में बिताया। एक पहाड़ में कहते हैं ना यकुलांस, यकुलांस मतलब जो परिवार में अकेली महिला काम करने वाली होती है और सब उस पर डिपेंड होते हैं,
उसको बोलते हैं एकलांस। तो उस एकलांस में मेरी माँ ये समझिए आपकी अकेली थी, हम छोटे छोटे भाई बहन, पिताजी हमारी ड्यूटी पर दूसरी जगह, खेती हमारे गांव इलाके में हमारी बड़ी अच्छी सिंचित खेती थी और पूरा दबाव हमारी माँ पे था। गाय भी थी, बैल भी थे और खेती भी थी, अब पूरा परिवार था। फिर दादी हमारी नहीं रही, बहुत पहले बोला मेरे माँ की शादी के ही 5-6 महीने बाद गुजर गई थी, तो दादाजी थे, तो पूरा एक तरीके से चाचा था, तो चाचा की बाद में शादी हुई, तो मेरी माँ पे ही पूरा डिपेंड रहा। तो मेरी माँ ने पहले मतलब एक तरीके से दादा को संभाला और चाचा को संभाला, उसके बाद जो है हम लोगों को संभाला। तो उनका जीवन तो बहुत हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। जब उनका बहुत स्वास्थ्य खराब हुआ तभी हम प्लान कर पाए, यदि उनका स्वास्थ्य नहीं खराब होता तो हम आज भी गांव में रहते और संभवतः हम क्या पता इस पोजीशन में भी नहीं आते, क्योंकि जब बाहर आता आदमी तो वो सीखता समझता है, अपने दायरे को बढ़ाने शुरू कर देता है। शैलेंद्र जी, एक और जो है पहाड़ में जिस तरीके से आपने कहा कि पलायन तो एक समस्या रही है, जो है रोजगार की जो एक समस्या रही है पलायन के साथ जुड़ी हुई, लेकिन एक और समस्या है कि एक नशे की समस्या जो है पहाड़ में बहुत ज्यादा है। आप जब जिस क्षेत्र में रहे हैं, आपने जो है नशे के खिलाफ जमकर अभियान चलाया है और आप जहां भी जाते हैं नशे के खिलाफ तगड़ा प्रहार करते हैं। नशा कितनी बड़ी समस्या है पहाड़ के लिए, उसके उन्मूलन के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। नशा तो आप ही मान के चलिए कि पहाड़ के प्लान में नशा भी कारण रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से पहाड़ में एक तरीके से शुरुआत के दौर में हमें याद आता है 90 के उसमें सड़कें बनती थी और गोरखाली जो है वो करते थे, तो वो जड़ी बूटियां निकलती थी, उससे वो कच्ची बनाते थे। फिर गांव के लोगों ने भी पीना सीखा, इस तरीके से गांव में वातावरण खराब हुआ और उसका प्रभाव क्या हुआ, बच्चों पर पड़ा और महिलाओं पर पड़ा। दो लोगों ने जो है शराब की मार, नशे की मार को झेला है, बच्चों ने और महिलाओं ने। और धीरे धीरे करके जो सही लोग थे वो अपने बच्चों को, अपने महिलाओं को, अपने घर के वातावरण को करने के लिए धीरे धीरे करके छोटे छोटे कस्बों की तरफ बढ़े। पहले जैसे कोटद्वार आए या ऋषिकेश आए, फिर धीरे धीरे करके वहां से दिल्ली पहुंच गए, इस तरीके से प्लान हुआ। और जब मैं सर्विस में आया तो मुझे शुरू में जोशीमठ में रहते हुए हमारे स्टाफ ने बताया कि ऐसी बातचीत के दौरान के साहब यहाँ पर इस तरीके से बनता है, अच्छी बनती है। जोशीमठ में तहसील के नीचे बाजार है और बाजार के नीचे ठीक जो है बनती थी, वो कुछ नेपाली लोग इस तरीके से करते थे। तो हमने सघन अभियान चलाया था और न जाने कितने 1000 लीटर जो है हमने लहन नष्ट कराया, कच्ची शराब पकड़ी, लोगों उस पर जो पकड़े गए थे उन पर मुकदमे भी दर्ज किए। तो एक वातावरण वहाँ से किया। फिर मैं उत्तरकाशी आया तो उत्तरकाशी में भी मैं हर स्कूल कॉलेज में भाषण देते समय इन बातों को बोलता था, अपना नंबर देता था कि आप गोपनीय खबर मुझे दीजिए। तो महिलाओं ने सुना कि इस तरीके से होता है, ये रुचि लेते हैं। तो वो एक दिन आए थे मेरे पास 4-6 लोग महिला मंगल दल के, उन्होंने कहा सर ऐसी सी बात है। मैंने कहा ठीक है, आप मेरे नंबर लीजिए और हमको बताइए और आपका गोपनीय रखा जाएगा। और इस तरीके से हमने करीबन 9-10 गाँव में हमने जो है महिला मंगल दल के सहयोग से जो है शराब रोकी। उन्होंने हमें सूचना दी, हमने छापामारी की और इस तरीके से रोका। वहीं जो है मोरी में ही कुछ हमको खबर लगी थी कि जैसे अफीम की खेती होती है अवैध तरीके से बहुत ऊपरी क्षेत्रों में, तो उसको लेकर भी हमने टीमें बनाई। लगभग हमारी टीम में जो है 54-55 लोग थे, उसमें कुछ अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, सब विभागों के लोग थे। और हमने जो है पहले चिन्हीकरण किया और फिर लोगों को अवेयर किया और फिर जो है उसको विनिष्ट करवाया। बाद में नारकोटिक्स ब्यूरो को पता चला उसको, तो नारकोटिक्स ब्यूरो वाले आए, फिर उन्होंने लोगों से बातचीत करके फिर मेरे पास आए, फिर हम लोगों को उन्होंने सम्मानित किया। मेरे को 50,000 रुपये स्वयं नगद इनाम और हमारी टीम को 15,000 रुपये का जो है इनाम दिया। उसके साथ साथ अभी जब हम बाद में मैं इधर अभी टिहरी जिले में रहा तो वहाँ पर भी हमने देखा कि भांग की अवैध खेती की सूचना मिली। अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले बात की, तो फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय के नॉलेज में मिलाए और टीम बनाई और गांव में गए। गांव में पहले लोगों को बताया कि आप स्वयं हटाइए। जिन लोगों ने हटाया तो हटाया, नहीं हटाया तो हम लोगों ने जाकर के पूरा भांग की खेती को वहाँ से विनिष्ट कराया। अभी भी आजकल में ही दीपावली से पहले हम लोगों ने अभी अवैध शराब जो गांव में जाती है ठेके से, उसके खिलाफ भी जो है अभियान चलाया। और अभी 2 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा भी किया है। 64 वो मतलब बोतल एक जगह पकड़ी गई, 15 एक जगह पकड़ी गई। इस तरीके से लगातार जो है मैं क्षेत्र में लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ और सिस्टम को भी तेज ला रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें हमको रोकनी है। जब हम गाँव में
तभी रोक पाएंगे किसी को जब ये चीजें, बुरी चीजें नहीं रहेंगी। हाँ, क्योंकि ये चीजें जब जाएंगी तो गांव में माहौल खराब होता है, फिर अच्छा आदमी सोचता है चलो यहाँ से ये लोग रह लेंगे, हम लोग चलते हैं। और उसका क्या फर्क पड़ता है कि गांव में जो एक पॉजिटिव माहौल रहता है वो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है। निकटवर्ती बाजारों में, स्कूलों में, उनमें भी मतलब सब चीज का प्रभाव पूरे पर्यावरण में पड़ जाता है। तो एक सोच और एक संकल्प लेने की जरूरत है और नशे के खिलाफ जो है अभियान जो है चलाने की जरूरत है। अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से आपने पीसीएस की परीक्षा में जो है आप टॉपर रहे और उसके बाद जो है विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जो है एक सड़क तक नहीं पहुंची है, मूलभूत सुविधाओं की तो बात आप छोड़िए, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है, अभी हमने राज्य स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को, अभी आपको क्या लगता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो अभी पहाड़ जिनसे वंचित है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, जो पहाड़ के अंतिम छोर पे जो आदमी बैठा हुआ है, एक अपना खूंटा गाड़े कि मैं अगर रहूंगा तो मैं यहीं रहूंगा, यहां से पलायन करके नहीं जाऊंगा, क्योंकि पलायन की स्थिति आप जानते हैं कि इस वक्त जो है उत्तराखंड में पलायन की स्थिति क्या चल रही है। अभी फिलहाल तो गांव में जिस तरीके से हम पहाड़ों में भी सर्विस कर रहे हैं और ये पा रहे हैं कि वहां से बड़े लेवल पर जो है पलायन हो रहा है। खुद हम जब नीचे उतरते हैं तो गाड़ियों की संख्या, और ऊपर चढ़ते हैं तो गाड़ियों की संख्या, उसी से लग जाता है कि किधर रुझान है। और जहाँ तक पहाड़ों में आज की डेट में जो है ज़रूरत है उसको देखें तो गांव में सड़कें तो लगभग हमें देख रहे हैं कि पहुंच चुकी है, सड़कें पहुंच चुकी हैं। पानी भी लगभग जो जल जीवन मिशन और हर घर जल हर घर नल का योजना आई है, उससे हर गांव तक पानी भी पहुंचने लगा है। लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे पहाड़ के लोग हैं वो पहाड़ में रुकने के लिए अपनी मानसिकता, अपनी सोच और अपने को तैयार करें। हमको उस रूप में आना पड़ेगा और उस सब के लिए 2-4 अब जो मूलभूत चीजें हैं वो भले इस गांव तक पहुंच गई, लेकिन अब हमको थोड़ा एक स्टेप आगे, जैसे कि अच्छी सड़कें या अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अब अच्छे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पहले तो था कि कोई भी पहुंच जाए, स्कूल पहुंच जाए, सड़क पहुंच जाए, अब वो नहीं, अब उसमें क्वालिटी का मसला है। यदि वो चीजें आ जाएं, और रोजगार का मसला बहुत बड़ा है पहाड़ों में, क्योंकि जो पलायन है उसमें सबसे बड़ा कारण रोजगार रहा है। तो रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते हैं, स्वरोजगार के लिए बहुत संभावना है। स्वरोजगार के लिए मैं गांव-गांव जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कई युवा आगे आ रहे हैं, मछली पालन, मत्स्य पालन में आ रहे हैं, भेड़ पालन में आ रहे हैं, बकरी पालन में आ रहे हैं, और कुक्कुट पालन जो मुर्गी पालन है उसमें आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है होम स्टे चला रहे हैं, कुछ ट्रैकिंग का काम कर रहे हैं, कुछ जो है जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको इकट्ठा करके और उसकी मार्केटिंग, पैकेजिंग इसका काम कर रहे हैं। ये महिला स्वयं सहायता समूह बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो अभी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें काम करने की अथाह संभावना है। अभी मैं पौड़ी का कोई एक देख रहा था वीडियो, और वो दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहा था। उसमें एक किशोर ब्लॉक में ही और पोखरा में कुछ लोग जो है जो मसाले हैं, तेज पत्ता है, हींग है, ये इस सब की जो है वो कर रहे हैं, मतलब दालचीनी है, इसकी खेती कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं देख रहा हूँ कि पहाड़ों में बंदरों की समस्या, जंगली सुअरों की समस्या, ये समस्या बहुत ज़्यादा है। इस कारण भी लोग हताश हैं। लेकिन इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अभी मैं प्रतापनगर तहसील में था और एक बुजुर्ग से आदमी से मेरी मुलाकात हुई, स्वरूप सिंह पंवार उनका नाम है, और वो रिटायर्ड हेडमास्टर रहे जूनियर हाई स्कूल के। तो उन्होंने ऐसी बातचीत में मुझे कहा कि साहब मेरा गांव ये है और मैं एक काम कर रहा हूँ। मैंने कहा बताइए क्या काम कर रहे हैं? बोला मैं कीवी उत्पादन कर रहा हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा पंवार जी मैं आऊँगा आपके गाँव में। तो उन्होंने कहा साहब हमारा तो बोला बहुत बढ़िया रहेगा कि आप आएंगे। तो प्रतापनगर से ज़्यादा नहीं, 2-3 किलोमीटर गांव दूर उनका गांव निकला। हम जब पूछते पूछते चले गए तो वहाँ पहुँच गए। थोड़ा सा पैदल था, हम पहुँचे वहाँ। तो उन्होंने कम से कम 40-45 पौधे जो है कीवी के लगाए हैं। आज से नहीं, उन्होंने इसको 10-15 साल पहले लगा दिया था। और आज की डेट में एक कीवी का पौधा जिससे न बंदर खा रहा है, न सुअर खा रहा है, न लंगूर खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है उसको, न चिड़िया खा रही है, कोई नहीं खा रहा है कीवी के पौधे को। और एक पौधे पर 25-25, 30-30 किलो, 50 किलो, कहीं कहीं जो अच्छा पौधा है उसमें 1-1 क्विंटल तक कीवी निकल रहा है। और वो कह रहे थे कि ये इतना फायदे का सौदा है। बुजुर्ग आदमी, 75 साल एज है उनकी। तो ये इस तरीके के इनोवेशंस, जैसे मसाले हैं, उनको कोई भी जानवर नहीं खा रहा है। मिर्च, लाल मिर्च है जो मिर्च खेती है,
ये दालचीनी है, तेज पत्ता है, ये है, इस तरीके की खेती, ये कोई जानवर नुकसान नहीं कर रहा है, कीवी को कोई नुकसान नहीं कर रहा है। और कुछ ऐसे फल हैं, सब्जियां भी हैं जो लोकल लोग जानते हैं, दालें भी ऐसी हैं जिनको कोई नहीं खा रहा है। तो केवल हमको उनको उस पर काम करने की जरूरत है कि वो ऐसी कौन कौन सी हैं, और उसको प्रमोशन दिया जाए, और जिससे लोग, जितने लोग वहाँ रुके हुए हैं, वो उनको करके अपनी आर्थिकी को मजबूत करें। इस पर काम करना पड़ेगा। और हमारे जो लोग यहाँ युवा हैं, हम देखते हैं कि वो रोजगार के लिए बाहर जा रहे हैं। बहुत संभावना है पहाड़ में, मतलब पूरी दुनिया तो पहाड़ की तरफ देख रही है, और हम मैदान की तरफ आकर्षित हैं। हमारा आकर्षण मैदानों से कम होगा और पहाड़ों की तरफ हमारा लगाव बढ़ेगा, तो हमारे पहाड़ों में जल्दी से ही बहुत बदलाव आने की संभावना है, बहुत ज़्यादा। बस केवल उस रुझान को, उस मोड को चेंज करने की जरूरत है, और वो लाने के लिए टर्निंग पॉइंट आएगा कोई ना कोई, और उस दिन टर्न होगा तो फिर एकदम सब लोग जो है ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इसमें आप ये भी समझते हैं कि कोरोना का जो दौर रहा है, उसमें जो हमने रिवर्स पलायन देखा, उसमें कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने अपना जो है अपना खुद का उद्योग स्थापित कर लिया, और आज वो जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि रिवर्स पलायन के लिए जिस तरीके की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जो विभिन्न सरकारी विभाग जो है योजनाएं चला रही हैं, उसका जो है पारदर्शी तरीके से जो है वो आम लोगों तक पहुंच रही हैं? क्योंकि हमने कई उदाहरण इस वक्त देख लिए हैं, जो है कोई मशरूम उत्पादन कर रहा है, कोई जो है दाल उत्पादन कर रहा है। हम जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जाते हैं या फिर कई मेलों में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह ने जो अपने प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं, और उनको इतना पसंद किया जा रहा है कि उत्तराखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों के भी लोग जो है उन प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद करते हैं। तो ये एक बड़ी जो है एक बड़ा चेंज हमने देखा है कोरोना के दौरान। भले ही कोरोना में एक मुश्किल दौर रहा, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया भी है लोगों को। आप सही कह रहे हैं। और कोविड पीरियड में जिस तरीके से लोग वापस अपने पहाड़ों की तरफ आए, तो पहाड़ों का महत्व एक वहीं पर बहुत बढ़िया लोगों से पता चला कि जो शहरीकरण है उसमें अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण जो है वो प्रकृति के बीच है, और प्रकृति जो है पहाड़ों की तरफ है। एक तो ये रहा। दूसरा, जो लोगों में अपना माइंड से थोड़ा चेंज हुआ कि घर पे ही कुछ काम कर लिया जाए गांव में, उसको लेकर के प्रभाव दिख रहा है। हम अब जाते हैं गांव-गांव में, सरकार जनता के द्वार हो रहे हैं कार्यक्रम, और अन्य सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में जो लोग रह रहे हैं उनमें भले ज़्यादा नहीं, लेकिन 10-20% लोगों का बहुत अच्छा नजरिया बन चुका है, और वो समझ चुके हैं कि ये बहुत फायदे के काम है, जो सरकार बोल रही है वो बुरा नहीं बोल रही है। और मैं देख रहा हूँ कि उधर घनसाली में, हिंदाव पट्टी में मैं गया था, चांजी गांव में, वहाँ एक रावत जी हैं, और रावत जी जो है मछली पालन कर रहे हैं। उनके पास आज की डेट में 100 क्विंटल तक मछली है, और ट्राउट है जो बहुत महंगी है, मतलब 2000 रुपये से ऊपर पर केजी है। अब वो कह रहे हैं कि मतलब मेरे पास इतना माल है, अब तो मुझे मार्केट के लिए ही थोड़ा समस्या हो रही है, और बाहर दिल्ली और इधर उधर ज़्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा है। कुछ कोल्ड चेन उस डेवलप करने की उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी, तो मैंने वो अपना मैसेज आगे भेजा है। तो इस तरीके का लोग समझने लगे, बहुत बढ़िया। अभी मैं वहाँ, एक धोपरधार जगह है घनसाली में ही, वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है ऑस्ट्रेलियन जो मेरिनो भेड़ थी उसका एक मतलब जो है केंद्र खोला है धोपरधार में, और कोपरधार दोपरधार जगह है। तो वहाँ पर जब मैं गया और मैंने पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, भाई कि किस तरीके का वो है, तो उन्होंने बताया कि साहब ये जो मेरिनो भेड़ है, इसको यदि जो है हमारी जो पहाड़ी जो साधारण भेड़ है उसके साथ यदि क्रॉस कराया जाता है, तो नेक्स्ट जो पीढ़ी पैदा होती है, हर 5वें महीने में जो है बच्चा पैदा हो जाता है भेड़ का, और 3-4 महीने उसको औसत पीरियड चाहिए, तो 8-9 महीने में मतलब जो है वो एक बार बच्चा देती है, 1.5 साल में 2 बार उसका वो होता है। तो वो सामान्य भेड़ और मेरिनो भेड़ में इतना अंतर है कि हाइट लगभग उसकी में 2 गुना है, और वेट जो है करीबन लंबाई चौड़ाई जो है उस भेड़ की बहुत ज़्यादा है। तो मांस के उद्देश्य से और ऊन के उद्देश्य से मेरिनो जो है हमारी जो पहाड़ी जो भेड़ हैं उनसे बहुत आगे। इसका जो ऊन होता है उसका जो माइक्रोन में होता है करीबन 10-12 माइक्रोन में आता है ऊन। तो जो बारीक शॉल, स्वेटर और अच्छी कीमती चीज़ें बन रही हैं, पहनाव गर्म चीज़ें बन रही हैं, वो मेरिनो की बन रही हैं। और जो हमारी भेड़ की है उसका 35-36 माइक्रोन में रहता है, ऐसा मतलब वो बता रहे थे। तो बहुत कीमत में, यदि ये 500 रुपये जा रहा है तो कम से कम वो 5000 रुपये जा रहा है, इतना अंतर है।
और मांस में 2 गुना, यदि ये 10 किलो की है तो वो 20 किलो की होगी, बल्कि उसका वेट और ज़्यादा होता है, 20, 30, 50 केजी, 1-1 क्विंटल की भेड़ है। तो लोगों को अब इस तरफ प्रेरित करने की जरूरत है। आप भेड़ पालन कीजिए, और भेड़ पालन के साथ साथ इस तरीके से मैरिनो के साथ क्रॉस करो, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी बार में वो मैरिनो का ही एक वो आ जाता है, ब्रीड ही चेंज हो जाती है। मैंने ये भी महसूस किया कि यदि हम गाँव में प्रति परिवार नहीं भी दे सकें तो गांव में कुछ ऐसे युवाओं को चिन्हित कर लें जो भेड़ बकरी पालन कर सकें, और उनको 500 भेड़ें दे दें, और कमीशन बेस पर उनको जो है हम भेड़ पालन करवाएं कि आपको इतनी भेड़ दी जा रही है और इतना परसेंटेज आपका मुनाफे में होगा, और मुनाफा भी आप ही बेचोगे, तो उसके बाद जो है मतलब टाइप होगा, तो जितना होगा उसका परसेंटेज आपको मिलेगा। कुछ इस तरीके से कर लिया जाए तो एक भेड़ पालन के भी वहाँ बहुत चरागाह हैं पहाड़ों में, बहुत सारे बुग्याल हैं। चमोली में मैं अभी वहाँ गुरसों और कुंवारी पास इस साइड गया था, तो मैंने देखा कि इतनी शानदार शानदार बुग्याल हैं, नहीं भी हो तो 1 लाख भेड़ें वहाँ आराम से खप सकती हैं। तो वो यदि हम युवाओं को 500, 700, 1000 भेड़ें दें, उनको या तो आप PRD के माध्यम से रख लीजिए या कमीशन बेस रख दीजिए, इस तरीके से करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे ही दुग्ध पालन में भी हो सकता है, फिशरीज में बहुत अच्छा काम कई लोग कर रहे हैं। बी कीपिंग का काम भी हमारे यहाँ बहुत हो सकता है, मधुमक्खी पालन का, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में जो जंगल हैं वहाँ काफ़ी फ्लारिंग होती है और बहुत सारी मधुमक्खी, और वो शहद जो जंगलों का शहद है वो बहुत अच्छा शहद है, अच्छी क्वालिटी का शहद है, तो उसको उस तरफ हम प्रेरित किया जा सकता है। और रोजगार की जो पहाड़ों की बड़ी समस्या है उसको लेकर के स्वरोजगार ही बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा। रोजगार में बहुत संभावना है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। आपने उत्तराखंड के हर जिले में लगभग अपनी सेवाएं दी हैं जी। हर जिले में आपको क्या लगता है कि क्या खासियत है, क्या मुश्किलें हैं, और लोग कितने जागरूक हैं? हाँ, वो क्षेत्र विशेष पर अलग अलग देखने को मिलता है। जिले के अंदर भी आप अंदर जाओ तो आपको अंदर घुसने पर तो संस्कृति तो मिलती है, लेकिन विकास डेवलपमेंट थोड़ा कम मिलता है। लोगों के पास जो है वैसे रोजगार नहीं होते हैं, जैसे लोग सरकारी सेवा या उसमें नहीं है, बल्कि दूसरे कामों पे लगे हुए हैं, खेती बाड़ी ज़्यादा है, वो सब देखने को मिलता है। वैसे हमारा जो पूरा पहाड़ है, हमने सभी जिलों में काम किया, सबकी समन्वित ऐसी संस्कृति है कि मेल भाव का वातावरण है, मेल भाव है। बाहर का कोई आदमी आता है तो तुरंत उस पर भरोसा करते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको प्यार देते हैं, जो भी उनके घर में रहता है जितना उनकी सीमा होती है उतने में उसको देने का प्रयास करते हैं कि आप खाइए, चाय पीजिए। किसी को गांव में कोई जाएगा तो बिना खाए पिए भूखा नहीं आ सकता है। तो ये हमारी बड़ी संस्कृति। यही वजह है कि होम स्टेज में जो जाता है, जितने भी लोग इस वक्त जा रहे हैं होम स्टे में, उनको ऐसा प्यार मिलता है कि वो रिकमेंडेशन भी करते हैं दूसरे व्यक्ति को, और आते भी वापस वही है होम स्टे में। होम स्टे को लेकर तो मेरा अनुभव ये है कि जब मैं उत्तरकाशी जिले में था और मोरी में सांकरी है, और सांकरी में भगत सिंह रावत जी उस दौरान 2016 में मैं वहाँ पोस्टेड रहा, तो भगत सिंह रावत जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने उस सौड़ सांकरी गाँव में पूरे गाँव के मतलब इतना वातावरण बन गया कि एक खेत खाली नहीं है, सारे खेतों में टेंट लगे हुए हैं। जितनी गौशालाएं थी, गौशालाएं उनकी अब सीमित हो गई, और वो गौशालाएं जो है कन्वर्ट हो गई होम स्टे में। उनको पहाड़ी शैली में रंगाई पुताई करके उनमें लोग रह रहे हैं, और जो उनके अपने ट्रेडिशनल घर हैं लकड़ी के बने हुए हैं वो तो यूज हो ही रहे। तो बहुत ही सफल प्रयोग जो है भगत सिंह रावत जी और उनका भतीजा चैन सिंह रावत है, उन्होंने वहाँ किया है। वही चीज़ हम और जगह भी देख रहे हैं, पहाड़ों में है, लेकिन उस बूम में नहीं आया है जितना मैंने वहाँ देखा है। उन्होंने नियर बाय की जो लोकल साइट्स थी, जैसे केदार कांठा था, हरकीदून था, रुपिन सुपिन था, और इन साइट को पूरा तरीके से मतलब एक्सप्लोर किया और अपने होम स्टे के साथ जोड़ा, और वहाँ के लोकल पहनावे को, खान पान को, गांव का जो जीवन है उसको जोड़ा ट्रैकिंग के साथ, और बहुत सफल प्रयोग रहा। और इसी प्रकार के प्रयोग यदि और जगह हो तो बहुत बड़ा आधार बन सकता है स्वरोजगार का और आजीविका का। स्वरोजगार में कई संभावनाएं हैं। आप ट्रैकिंग के भी बहुत शौकीन हैं, आप हर गांव जाते हैं तो अंतिम छोर पर जो गांव है वहां तक पहुंचते हैं, वहां जाके बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसे उत्तराखंड की अनएक्सप्लोर्ड साइट्स हैं जहां पर जो है लोगों को जाना चाहिए, और एक ऐसी जगह है वो जो डेस्टिनेशन जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, लेकिन आप जब जाएंगे वहां पर तो आपको एक अलग ही एहसास होगा। उत्तराखंड की क्या नैसर्गिक सौंदर्य है वो आपको पता चलेगा। ऐसा कुछ आप बताना चाहें?
हाँ, मैं अक्सर जो है जब पोस्टिंग के दौरान और जहाँ कभी मुझे 1-2 दिन भी छुट्टी मिलती है तो मैं थोड़ा सा ट्रैकिंग और गांव की तरफ बढ़ जाता हूँ। तो मैंने देखा कि जो इस समय हमारा ट्रेंड चल रहा है उत्तराखंड में, उससे हटके जो है जो हमारे बुग्याल हैं और ताल हैं, वो बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। कुछ हमारे जो है ऐसे ट्रैक हैं। अभी मैं बद्रीनाथ गया था माननीय उपराष्ट्रपति जी महोदय के विजिट में, और उसके बाद ड्यूटी पर, तो उसके बाद मैं देवताल गया, माना पास बोलते हैं। तो जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहाँ इस समय बर्फ़ पड़ चुकी है। इतनी सुंदर साइट्स हैं कि वो बहुत बड़ा एक आधार बन सकते हैं। वापसी में हम लोग जो है कुंवारी पास गए थे। ये जो कुंवारी पास का जो है ट्रैक जो है जोशीमठ से नीति वाली रोड पर हम तपोवन से पहले जो है ढाक गांव से एक रास्ता कटता है और ऊपर रगड़ी जाते हैं, रेगड़ी जाते हैं, तुगासी रेगड़ी गांव है, और वहाँ से वहीं तक रोड है। उसके बाद आपको पैदल चलना होता है। तो पैदल चल के क्या पहला पड़ाव जो लगभग 8-10 किलोमीटर पर पड़ जाता है, रात्रि पड़ाव। तो वहाँ पर आप रहते हैं, जुलारा बोलते हैं उसको। हाँ, तो उसको जुराला में जो है पहला पड़ाव होता है। उसके बाद सेकंड पड़ाव आप जो है चढ़ते जाते हैं और करीबन जो है 8-10 किलोमीटर बाद जो है कुंवारी पास आ जाता है। फिर वापसी में आप यदि कुंवारी पास से आप सीधे आगे निकलो तो वो जो है कभी लॉर्ड कर्जन ट्रैक के नाम से जाना जाता था। तो लॉर्ड कर्जन ट्रैक जो है खुलता है लोहाजंग मुंधोली में, वहाँ खुलता है। वो सीधे आगे जा कर के लोहाजंग पहुँच जाता है। उसमें यदि आप नीचे बीच में टूटना चाहो तो नंदप्रयाग घाट की तरफ भी जाता है, इधर ये रामणी उस साइड भी जाता है, और निजमुला घाटी जाता है। इधर से आओ तो आप गुरसौं और औली जाता है। तो बहुत सारे ट्रैक जो है खुलते हैं। और मैंने महसूस किया वहाँ जब हम अभी 10-15-20 दिन पहले गए थे, हमारे उत्तराखंड के हम 2-3 ही लोग थे। अच्छा। वहाँ पर जो जाने वाले अधिकांश लोग थे वो बंगाली लोग थे। अच्छा। या फिर साउथ इंडियन थे। वो छोटा बच्चा 7 साल का बच्चा भी उस ट्रैक पे गया था, और एक लड़की जो है करीबन 8-9 साल की थी, वो भी ट्रैकिंग कर रही थी अपने माँ पिताजी के साथ। तो इस आकर्षण को हमें देखना पड़ेगा। और उस सब के लिए कोई भी चाहे ट्रैकिंग एजेंसी है, चाहे वो दिल्ली बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है, कहीं भी है, फॉरेन बेस्ड है, उसको लोकल लोगों की जरूरत पड़ती है। और लोकल वही मदद कर पाएगा जो खुद में भी ट्रैकिंग का शौकीन हो और खुद भी इस तरीके से पहाड़ चढ़ने का आदी हो। क्योंकि आपको पर डे 10-20 किलोमीटर पैदल चलना है पहाड़ों में, और यदि आप पोर्टर के रूप में काम करते हैं तो आपको बोझा ढोने की आदत होनी चाहिए। यदि आप घोड़ा खच्चर के साथ चल रहे हैं तो घोड़ा खच्चर की स्पीड के साथ चलने की आदत होनी चाहिए। और वहाँ लोकल नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सा ट्रैक है, बीच में कौन सी क्लाइमेट आ रही है, कौन सी उसमें फ्लोरा फोना आ रहा है, अन्य जो पीक्स हैं हमारी हिमालय की कौन कौन सी दिखाई दे रही है, पूरी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। तो ये वही कर पाएंगे जो कि इस तरीके से। तो अभी बीच में टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से एक टूरिस्ट गाइड का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था वो घनसाली में 10 दिन का। तो मुझे भी सूचना मिली कि इस तरीके से हो रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने जो 20-25-30 लड़के थे, लड़कियां भी थी उसमें, मैंने उनको ट्रैकिंग में मेन और गाइड का रोल क्या है उसको जब बताया, तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट थे और जो ट्रेनिंग देने वाले थे उन्होंने कहा साहब इस तरीके की ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनना चाहिए जो आप बता रहे हैं। हमको तो ये चीज़ें अभी जानकारी हो रही है कि वास्तव में इस तरफ हमें देखना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि टूरिस्ट गाइड के लिए विशेषकर हमारे प्रदेश में रेगुलर जो है कोर्स लाने की जरूरत है, बल्कि हम यदि इसको पाठ्यक्रम में भी ले आए तो वो चीज़ें जो है बहुत हमारी जो है काम आएंगी। हमारी जो लड़के जो 10वीं-12वीं पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं, वो अपने छुट्टियों के दौरान इस तरीके से गांव में रहते हुए ट्रैकर्स के साथ, टूरिस्ट के साथ अपना छोटा मोटा पॉकेट मनी करके अपना स्कूलिंग का खर्चा भी उठा सकते हैं। और उनमें जो बाहर भागने की प्रवृत्ति है नौकरी के लिए होटल में कहीं कहीं, वो सब रुकेगी। तो बड़ी संभावनाएं हैं रोजगार के लिए, स्वरोजगार के जरिए। और जिस तरीके से शैलेंद्र जी ने बताया कि जो है एक जो है टूरिस्ट गाइड के तौर पर भी जो है हम जो है संभावनाएं तलाश रखते हैं अपने करियर के लिए। तो शैलेंद्र सिंह नेगी जी जो है कई भूमिकाएं इस वक्त निभा रहे हैं। एसडीएम के पद पर तो तैनात हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने तमाम खबरें इस वक्त देखी होंगी कि जिस तरीके से भूमि खरीद को लेकर जो है घोटाला हो रहा है, किसी के साथ धोखेबाजी हो रही, किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है, उसको लेकर भी जो है वो जनता को लगातार जागरूक करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर खासकर एक्टिव रहते हैं। भूमि पाठशाला नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर जो है वो भूमि क्रय विक्रय संबंधी जो है जो जानकारी देते रहते हैं।
और जो है डिप्टी कलेक्टर की डायरी के नाम से भी एक पेज चलाते हैं जिस पे वो जहां भी जाते हैं वहां की वो जानकारी देते रहते हैं। सर, ये जो आपने सोचा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना, उसके पीछे क्या उद्देश्य है? और भूमि पाठशाला खासकर, इसके पीछे क्या मंशा है? एक्चुअली में जब मैं इधर हरिद्वार और देहरादून में एज ए SDM पोस्टेड रहा, तो मैंने देखा कि जब हम सीट में बैठते थे तो जो लोग मिलने आते हैं उनमें ज़्यादातर लोग जो है ज़मीन संबंधी शिकायतों को लेकर आते थे। और सब लोगों के साथ एक ही होता था कि हम लोगों ने अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई से जो बचत की थी वो एक छोटा सा प्लॉट लिया, लेकिन उसमें ऐसी समस्या आ गई कि दूसरा आदमी उसको अपना बता रहा है, या कोई किसी दूसरे ने कब्जा कर दिया, हमको जानकारी नहीं थी, या उन्होंने ऐसी लैंड खरीद ली जो जमीन खरीदनी नहीं चाहिए थी, जैसे नदी श्रेणी खरीद ली, या धारा 132 होता है एक जो है सार्वजनिक उपयोग की भूमि, उसको खरीद लिया। वो एक तरीके से रजिस्ट्री तो क्या करता है, रजिस्ट्रार विभाग करता है, वो वित्त विभाग का एक ऑफिस है, और भूमि का जो पूरा अभिलेख रखता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है। तो लोग जो है रजिस्ट्री तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद दाखिला होना है या उसमें अन्य जो लाभ लेने हैं, नक्शा बनाना है, करना है, तो वो सब नहीं हो पाता। तो इसी सब को लेकर के जब बार बार फ्रिक्वेंटली लोग आते थे तो मेरे दिमाग में आया कि ये सब इसलिए हो रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं है। जानकारी, ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में लोग फंस जाते हैं। तो एक राजस्व अधिकारी होने के नाते मैंने सोचा कि मेरा नैतिक दायित्व है कि मैं लोगों को जितना छोटा मोटा जानकारी उनके काम की हो सके, हम बिल्कुल गहराई में नहीं जाते हैं इसमें। भूमि पाठशाला एक यूट्यूब चैनल जब खोला मैंने, तो उसमें मैं जैसे खसरा और ये सजरा, खतौनी, कौन सी भूमि क्रय करनी है, कौन सी नहीं करनी है, भूमि के कितने प्रकार होते हैं, जब भूमि क्रय करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन ऑफिसों में कौन से डॉक्यूमेंट मिलेंगे, ये सारी बातें बताता हूँ। यदि कोई मामला फंस गया तो एप्लीकेशन किसके यहाँ देनी है, किस कोर्ट में सुनवाई होती है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो सब छोटी मोटी जानकारी जब लोगों को देता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक के रूप में मिलते हैं और बताते हैं कि साहब हम आपके, उसके बाद तो मैं एकदम से अलर्ट हुआ और मुझे ये लाभ हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करने की बड़ी आवश्यकता मैंने महसूस की। और दूसरा, मैं डिप्टी कलेक्टर की डायरी के माध्यम से जितने भी हमारे कुछ ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे यात्रा संस्मरण हैं, ऐसे सफल लोग हैं जिनसे हम अपनी सर्विस के दौरान मिलते हैं और प्रभावित होते हैं और हमें लगता है यार इसकी स्टोरी सब तक जानी चाहिए, उन सबका विजुअल्स और उनकी स्टोरी को लिख करके लोगों को भेजता हूँ, ताकि उस पे से जुड़े हुए लोग, जितने लोग भी उसको देख सकें, समझ सकें और उनमें जितने लाभ उठा सकें, उससे फायदा होगा। तो अगर आप भी भूमि खरीदने की सोच रहे हैं या फिर कोई जानकारी चाहते हैं तो भूमि पाठशाला चैनल पर जाकर वो सारी जानकारी आप ले सकते हैं। शैलेंद्र जी, आपको जो है बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, युवा खासकर जो है आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। अब आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के अंत में कि जो युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो कुछ करने की सोच रहे हैं या फिर जो पहाड़ में रहकर ही कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को विशेष रूप से मैं टारगेट भी करता हूं, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं स्वरोजगार और डिप्टी कलेक्टर डायरी और ये सब, मतलब जो है मेरी स्टोरी में आप देखेंगे तो केंद्र में युवा होता है और पहाड़ होता है। उस सब को लेकर के मेरा कहना है कि आप लोग जो है, यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल विलंब मत करिए। इस समय सरकार की बहुत सारी जो है विभागों में जो है पद निकले हुए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं। भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए और अपने पर भरोसा करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और तैयारी कीजिए। मैं खुद इतनी लेट में मतलब सर्विसेज में आया, मैं 33 साल की सर्विस में मेरा चयन हुआ। आप ये लगाइए कि इतने लेट में, जबकि मुझे ये 21 साल में आ जाना चाहिए था। तब तक मैं टीचिंग और उस सर्विस में रहा। 33 साल की सर्विस में मैं सिविल सर्विस में आया। इस बीच मैंने सोचा तो कोई उम्र नहीं है, 42 साल की सीमा तक राज्य में जो है सेवाओं में जॉब में आ सकते हैं जनरल कैटेगरी में, और रिजर्वेशन का अन्य लाभ जिनको मिलता है वो ले सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी पृष्ठभूमि को बहुत ज़्यादा वो नहीं देखना है। जो आज है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट, आज को लेकर के काम करना है। बस आज आप अपनी ताकत को निकाल लीजिए, अपना समर्पण दिखाइए, जितनी लगन मेहनत कर सकते हैं करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। 33% ऐसे ऐसे बच्चे भी पास हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी सफल हो जाते हैं जो पहले फेल हुए रहते हैं, अपने एकेडमिक कैरियर में फेल हुए रहते हैं, वो पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और जो लड़के टॉप के रहते हैं एकेडमिक में, वो लड़के भी फेल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें
कंपटीशन के दौरान मायने नहीं रखते कि आपका एकेडमिक करियर कैसा रहा है। तो आज को लेकर के आप काम करिए, पूरे भाव से काम करिए। यदि आप स्वरोजगार की तरफ आना चाहते हैं तो अथाह संभावना है। उन लोगों से मिलिए, उन सफल प्रयोगों की तरफ जाइए, उन साइटों को विजिट करिए। जो ये सोशल मीडिया है, गूगल है, वहाँ सर्च करके अपने को बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर कीजिए और एक बार मजबूती से कदम उठाइए और फिर आगे बढ़िए। आपको चाहे आप सेवा में आना चाहते हो, सरकारी सेवा में, या आप स्वरोजगार करना चाहते हो, दोनों तरफ बहुत संभावना है। और मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदार होना पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति की देर सवेर जो है पहचान होती है और उसकी मेहनत जो है रंग लाती है। तो मेहनत जरूर रंग लाती है और उसके लिए जरूरत है कि एकाग्र होकर जो है एक संकल्प साधने की और संकल्प के लिए जो है समर्पित होने की। और इसी संकल्प के साथ अपनी जिंदगी जो है आगे बढ़ा रहे हैं शैलेंद्र सिंह नेगी जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका समाज 365 में आने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो ये थे एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी जी, जिनसे आज हमने बातचीत की और उनसे जाना है कि आखिरकार कैसा उनका जीवन रहा है और आखिरकार समाज में क्या कुछ होना चाहिए, उत्तराखंड सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं जिनसे आप स्वरोजगार के माध्यम से अपना जो है भविष्य संवार सकते हैं। तो संवाद 365 में इस मुलाकात के साथ इतना ही, और संवाद के साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारी वेबसाइट और हमारे YouTube चैनल को आप जो है ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि संवाद 365 का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। उस ऐप में आप सारी जानकारी पा सकते हैं, तमाम देश विदेश की खबरें और उत्तराखंड की तमाम जानकारियां आपको जो है उस ऐप के माध्यम से मिल सकती हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।